एरिया के कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के चैप्टर 1 के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत उपयुक्त है, उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच सेक्शन ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान टाइपिकल एड्रेस पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, मतलब कि किस सेक्शन में ट्रैफिक मैनेजमेंट के किस सेक्शन में एड्रेस किया गया। ठीक है, किसको एड्रेस किया गया है? पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के किस सेक्शन में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में बताया गया है। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट में तो बताया नहीं जाता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में तो बताया नहीं जाता है। ठीक है, पेडेस्ट्रियन एक्सेस रूट एंड क्रॉसिंग में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में, मतलब पैदल यात्री सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, ठीक है, टाइपिकल कवर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के किस मैनुअल में, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के किस मैनुअल में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। तो सिंपल सा बात है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन के बारे में किस सेक्शन में बात किया जाता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब कि आर्थिक रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात नहीं होती है। सप्लायर एग्रीमेंट, मतलब कि जो माल सप्लाई करते हैं उसके एग्रीमेंट में क्या ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात होती है? बिल्कुल नहीं होती है। सेफ्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रेनिंग और एजुकेशन की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का जो चर्चा किया गया है वो सेफ्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। What is the purpose of the role and responsibility section in construction safety manual? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के सेक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल का जो सेक्शन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब जिम्मेदारी का, वो क्या पर्पस है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो टू लिस्ट इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, क्या इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब जिम्मेदारी को दर्शाया जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद टू आउटलाइन प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की, प्रोजेक्ट कितना दिन में खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, कितना लंबा चलेगा, इसके बारे में इसमें भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का चर्चा नहीं होता है। टू असाइन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत रूप से सेफ्टी का क्या क्या चर्चा है उसके बारे में, सेफ्टी के बारे में बताया गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के मैनुअल में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेक्शन है वो कहां पे है? टू असाइन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। व्हाट रोल डू फ्लैगर प्ले इन इम्प्लीमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान ऑन कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट जो लागू होता है, वहां पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट लागू किया जाता है, वहां पे फ्लैगर का क्या प्ले रोल होता है, मतलब कि फ्लैगर का क्या जिम्मेदारी होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में एक फ्लैगर का, फ्लैगमैन का क्या जिम्मेदारी होता है? तो टू मैनेज प्रोजेक्ट टाइमलाइन, क्या फ्लैगर प्रोजेक्ट टाइमलाइन को मैनेज करता है? बिल्कुल नहीं। टू ओवरसीज एम्प्लॉय वोकेशन, क्या एम्प्लॉय के छुट्टी के में रोल प्ले करता है फ्लैगर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो, मतलब कि फ्लैगर का काम होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल को करना, ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से हो, उसका डायरेक्शन देना, ये काम होता है। तो हमारा आंसर होगा टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइट सुपरवाइजर इन इंप्लीमेंट एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, मतलब कि इमरजेंसी प्लान में साइट सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, क्या रोल लागू होता है। एक इमरजेंसी प्लान में सेफ्टी सुपरवाइजर या साइट सुपरवाइजर का क्या रोल प्ले होता है? टू मैनेज प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन के लिए सुपरवाइजर नहीं होते हैं इमरजेंसी प्लान में। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी प्लान का बात हो रहा है। ओवरसीज एम्प्लॉय वोकेशन, एम्प्लॉय के छुट्टी के लिए नहीं होता है।
टू इंश्योर कंप्लायंस विथ सेफ्टी प्रोटोकॉल, मतलब कि एक साइट सुपरवाइजर का जिम्मेदारी होता है इमरजेंसी प्लान में कि वो सुनिश्चित करे जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है एंड इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए उनका दायित्व और जिम्मेदारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इमरजेंसी प्लान का क्या मेन लक्ष्य होता है? इमरजेंसी प्लान का मेन लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, ये तो सभी कोई जानता है कि इमरजेंसी प्लान का जो लक्ष्य होता है वो वर्करों को, वहां के पब्लिक को क्या करना, सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। मिनिमाइज प्रोजेक्ट प्रॉफिट, प्रोजेक्ट प्रॉफिट को कम करना क्या लक्ष्य होता है इमरजेंसी प्लान का? बिल्कुल नहीं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को कम करे, ये क्या ये होता है? बिल्कुल नहीं। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर के सेफ्टी को क्या करे, सुनिश्चित करे। स्टेक होल्डर के सेफ्टी को सुनिश्चित करे। ठीक है, वहां पे जो विजिटर है उनके सेफ्टी को इंश्योर करे। ये हमारे इमरजेंसी प्लान का मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड स्टेक होल्डर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the primary goal of traffic management plan in the construction industry? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का मेन लक्ष्य क्या होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का मेन लक्ष्य क्या होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? तो प्रॉफिट को मिनिमाइज करता है क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान? बिल्कुल नहीं। इन्वायरमेंट के प्रभाव को कम करता है? बिल्कुल नहीं। द इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड द पब्लिक, मतलब इमरजेंसी प्लान का, सॉरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का, ठीक है, काम ही होता है कि रोड पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वहां पे वर्करों के सेफ्टी का ध्यान रखना और पब्लिक के सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल एज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान? ठीक है, इमरजेंसी प्लान में रेगुलर रूप से इमरजेंसी ड्रिल करने का क्या उद्देश्य होता है? इमरजेंसी प्लान का जो इमरजेंसी ड्रिल होता है उसका पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो इमरजेंसी ड्रिल किस लिए कराया जाता है? कि लोग उसके बारे में अवेयर रहे। इमरजेंसी ड्रिल, ठीक है, इसलिए कराया जाता है कि लोग उसके बारे में अवेयर रहे। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो इमरजेंसी ड्रिल हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि लोग अवेयर रहे उस चीज के बारे में। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। टू एक्सेस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से इमरजेंसी ड्रिल का कोई मतलब होता है? प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं। टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन, मतलब कि कोई अवरोधक ना हो या अवरोधक कम हो, ठीक है, इसके लिए इमरजेंसी ड्रिल कराया जाता है? नहीं। टू इंश्योर ऑफ वर्कर एंड फैमिलियर विद द इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी इसलिए कराया जाता है कि जो वर्कर है, जो विजिटर है, जो पब्लिक है, वो क्या रहे? फैमिलियर रहे। किस चीज से फैमिलियर रहे? ठीक है, इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में फैमिलियर है, मतलब कि उनको इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में क्या रहे? जानकारी रहे, वो इसके प्रति जागरूक रहे, इसके लिए इमरजेंसी ड्रिल कराया जाता है। What is the purpose of personal protective equipment requirement in construction safety manual? कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में पीपीई का मेन पर्पस क्या होता है? पीपीई का मेन उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में पीपीई क्यों शामिल किया जाता है? क्या उद्देश्य होता है शामिल करने का? टू आउटलाइन वोकेशन पॉलिसी, वोकेशन पॉलिसी मतलब छुट्टी के पॉलिसी के लिए क्या पीपीई को ऐड किया जाता है? नहीं। तो पीपीई को तो आप ऑलरेडी जानते हैं, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो क्या करता है? खतरों से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बी नंबर, टू स्पेसिफाई अटायर फॉर कंपनी इवेंट्स, कंपनी के इवेंट्स के बारे में क्या पीपीई को शामिल किया गया है? कंपनी के इवेंट्स के लिए क्या पीपीई को शामिल किया जाता है? बिल्कुल नहीं। टू मैंडेट द यूज ऑफ सेफ्टी गियर ऑन साइट, मतलब कि सेफ्टी गियर मतलब सेफ्टी का पालन ऑन साइट अच्छे से हो, इसलिए पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच सेक्शन ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट
प्लान टाइपिकली एड्रेस साइनेज एंड सिग्नलिंग रिक्वायरमेंट। मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के किस सेक्शन में साइनेज और सिग्नलिंग के बारे में बताया गया है। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट का जो प्रभाव पड़ता है उसका जो जांच पड़ताल होता है, क्या उसमें साइनेज और सिग्नलिंग का बात किया गया है? बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके इवैल्यूएशन में क्या साइनेज के बारे में बताया गया है? नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस एंड साइनेज प्लेसमेंट में क्या किया जाता है? साइनेज और सिग्नलिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं हाउ डू एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंपैक्ट कम्युनिटी रिलेशन। ठीक है, हाउ डू एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस चीज पे? कम्युनिटी रिलेशन पे। मतलब कि किसी कंपनी में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में एक्सीडेंट होता है तो उसका क्या असर पड़ता है कम्युनिटी रिलेशन में। ठीक है, तो एक्सीडेंट इंप्रूव कम्युनिटी रिलेशन? बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट होता है तो कम्युनिटी रिलेशन मिनिमाइज होता है, कम होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, एक्सीडेंट जब होता है तो उससे कम्युनिटी रिलेशन खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है इंप्रूव का, ये ऑप्शन कह रहा है, तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। एक्सीडेंट हैव नो इंपैक्ट ऑन कम्युनिटी रिलेशन, मतलब कि एक्सीडेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट होने से प्रभाव पड़ता है। एक्सीडेंट लीड टू कम्युनिटी सपोर्ट, क्या एक्सीडेंट से कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है? कम्युनिटी को सपोर्ट मिलता है? नहीं मिलता है। एक्सीडेंट कैन डैमेज कम्युनिटी रिलेशन, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि एक्सीडेंट होगा किसी भी इंडस्ट्री में तो उसका कम्युनिटी रिलेशन जो होता है वो खराब होता है, डैमेज होता है। ठीक है, तो आंसर होगा एक्सीडेंट कैन डैमेज कम्युनिटी रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज वन सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑन वर्कर मोरल? मतलब सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है? सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है? पर सोशल इकोनॉमिक परिणाम क्या है जब किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो वर्कर के मोरल पे क्या असर पड़ता है? किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब एक्सीडेंट होता है वर्कर के मोरल पे क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो सिंपल सा बात आप जानते हैं कि कहीं पे भी जब एक्सीडेंट होगा तो वर्कर का, विजिटर का, पब्लिक का क्या होता है? उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मोरल में क्या होगा? डिक्रीज आएगा, कम होगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या एक्सीडेंट होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। डिक्रीज जॉब टर्नओवर क्या होगा? कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंप्रूव टीम डायनेमिक क्या होगा? मतलब टीम बना करके काम करने में इंप्रूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। इन डिक्रीज मोरल एंड मोटिवेशन, एक्सीडेंट होता है तो किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वहां के वर्करों का मोरल डाउन होता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? डाउन होता है। तो आंसर जो हमारा होगा डी होगा, डिक्रीज मोरल एंड मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट? ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब एक्सीडेंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि एक्सीडेंट होने की रेट बढ़ जाती है, तो क्या परिणाम होता है? किस चीज पे? प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। मतलब कि किसी भी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन साइट पे जब एक्सीडेंट बढ़ता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है? तो सिंपल सा बात है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेंगे, जांच पड़ताल में टाइम लगेंगे, काम रुकेंगे, तो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बढ़ेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या कम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इंक्रीज प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि प्रोजेक्ट का फायदा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। डिक्रीज प्रोजेक्ट डिले कम हो जाता है? नहीं। ठीक है, इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी भी कंपनी में जब एक्सीडेंट इंक्रीज होगा तो सिंपल सा बात है कि डिले बढ़ेगा, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बढ़ेगा, और प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बढ़ेगा तो खर्च ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेज
potential disadvantage of heavy reliance on interstate migrant labor in a Indian construction industry। मतलब कि वो पोटेंशियल डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कि वो संभावित नुकसान क्या है जब किसी क्या माइग्रेंट लेबर इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो इनहेंस वर्कर डाइवर्सिटी, इनहेंस वर्कर डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये होगा नहीं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कार्यबल, मतलब कि हमारे काम में की विविधता में बढ़ोतरी आएगी, नहीं होगा। डिक्रीज कल्चर एक्सचेंज, तो माइग्रेंट लेबर के आने से कल्चर एक्सचेंज बढ़ता है और कल्चर एक्सचेंज बढ़ने से एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज नहीं होता है। इंप्रूव वर्कर राइट्स, वर्कर का राइट्स बढ़ जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज का बात हो रहा था, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिकल डाउन टर्म्स, मतलब क्या हो जाता है कि जो आर्थिक मंदी, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की कंसिडरेशन व्हेन डेवलपिंग ए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान इन कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग मतलब क्या, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किस चीज पे ध्यान दिया जाता है, विचार किया जाता है, कंसीडर किया जाता है जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करते हैं तो किस चीज पे ध्यान देते हैं, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस है उसके इवैल्यूएशन पे हम ध्यान देते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्ट माइलस्टोन पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल नहीं। इन्वायरमेंट के प्रभाव के मूल्यांकन पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान करते हैं तो हम इस चीज पे विचार करते हैं, सेफ्टी ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर का सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, मोटरिस्ट जो बाइक चालक हैं उनका सुरक्षा हो, एंड पेडेस्टेरियन का सुरक्षा हो, इस चीज पे फोकस करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को जब हम डेवलप करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइपिकल इंक्लूड इन इंट्रोडक्शन सेक्शन इन मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन सेक्शन में किस चीज को शामिल किया गया है, मेथड स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन सेक्शन में किस चीज को शामिल किया गया है। ठीक है, तो डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल, क्या प्रोजेक्ट शेड्यूल में मेथड स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन को शामिल किया गया है, नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट के विवरण को कहां पे ऐड किया जाता है, मेथड स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन से सेक्शन में ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट डज रिस्क असेसमेंट सेक्शन ऑफ मेथड स्टेटमेंट प्राइमरी एड्रेस। व्हाट डज रिस्क असेसमेंट सेक्शन, रिस्क असेसमेंट जो सेक्शन है क्या करता है, कहां पे, मेथड स्टेटमेंट में। ठीक है, तो क्या रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट बजट एलोकेशन करता है, मतलब प्रोजेक्ट के बजट का बंटवारा करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करता है, बिल्कुल नहीं करता है। आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड। रिस्क असेसमेंट जो होता है मेथड स्टेटमेंट में जो काम करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड, मतलब पोटेंशियल हैजार्ड को पहचान करके उसको कम करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, which of the following is not commonly found in the scope section of method statement। मेथड स्टेटमेंट के स्कोप सेक्शन, ठीक है, किस चीज को नहीं पाया जाता है, मेथड स्टेटमेंट के जो स्कोप सेक्शन होता है उसमें किस चीज को नहीं पाया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, मतलब कि वर्क कैसा परफॉर्म किया जाएगा, क्या इसका डिस्क्रिप्शन होता है, नहीं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पर्सनल, मतलब कि किस व्यक्ति को कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, क्या इसके बारे में स्कोप सेक्शन में होता है, नहीं। क्वालिटी कंट्रोल
मेजर मतलब कि कंट्रोल मेजर जो दिया गया है उसके क्वालिटी के बारे में स्कोप सेक्शन में चर्चा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इक्विपमेंट एंड टूल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारे स्कोप सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है कि नॉट कॉमनली फाउंड, नॉट कॉमनली फाउंड मतलब कि क्या मेथड स्टेटमेंट के किस स्कोप सेक्शन में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्वालिटी कंट्रोल मेजर के बारे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू स्किल डेवलपमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंडिया के भारत के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट में माइग्रेंट लेबर का क्या योगदान होता है, कैसे योगदान देते हैं। ठीक है, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मतलब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी को वो सीमित कर देते हैं, इस प्रकार से योगदान देते हैं। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ स्किल वर्कर के नीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो क्या वैसे योगदान देते हैं, बिल्कुल नहीं। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके वो अपना क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इन इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में माइग्रेंट लेबर का क्या योगदान होता है, कैसे योगदान होता है। ठीक है, किस प्रकार से योगदान होता है। ठीक है, तो बाय डिक्रीजिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। ठीक है, विविधता को क्या कम करके, डाइवर्सिटी को कम करके क्या वो अपना योगदान देते हैं, नहीं। ठीक है, बाय लिमिटिंग कल्चरल एक्सचेंज को सीमित करके योगदान देते हैं, नहीं। बाय इंक्रीज डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी को वो इंक्रीज करके, बढ़ा करके वो अपना योगदान प्रदान करते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वन एडवांटेज ऑफ माइग्रेंट लेबर, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ माइग्रेंट लेबर इन इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में माइग्रेंट लेबर का क्या फायदा है। माइग्रेंट लेबर के आने से, प्रवासी मजदूर के आने से क्या फायदा है। तो कल्चर डाइवर्सिटी कम हो जाती है, नहीं, कल्चर डाइवर्सिटी माइग्रेंट आने से बढ़ जाती है। ठीक है, लोअर लेबर कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये एडवांटेज होता है। इंक्रीज लैंग्वेज बैरियर कम हो जाता है। जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वहां के लोग वहां का लैंग्वेज सीखेंगे, तो ये भी होगा नहीं। रिड्यूस वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, वर्कफोर्स का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोअर लेबर कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाट डज द टर्म ऑफ हजार्ड कंट्रोल मेजर रेफर्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मतलब कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हजार्ड कंट्रोल मेजर का क्या मतलब है, हजार्ड कंट्रोल मेजर का क्या मतलब है। एक्शन टेकन इन इंक्रीज हजार्ड मतलब कि जो बढ़े हुए हजार्ड हैं उस पे एक्शन लिया जाना, बिल्कुल नहीं। एक्शन टेकन टू इग्नोर सेफ्टी प्रोटोकॉल मतलब हजार्ड कंट्रोल मेजर का मतलब क्या हो गया कि वैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर करने में एक्शन लिया जाए, बिल्कुल नहीं। एक्शन टेकन टू एलिमिनेट हजार्ड मतलब वैसा एक्शन लेना जिससे हजार्ड को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इनटू कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हीरा का हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का क्या बेनिफिट होता है, क्या मुख्य फायदा होता है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में
ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो हमारे हीरा को ऐड किया जाता है उसका क्या फायदा होता है? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, टू प्रायोरिटीज सेफ्टी मेजर, मतलब कि सेफ्टी मेजर को प्राथमिकता दी जाती है, ये फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग रिस्क ड्यूरिंग हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के दौरान रिस्क को प्राथमिकता क्यों दिया जाता है, रिस्क को प्रायोरिटाइजिंग क्यों किया जाता है? सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर करने के लिए क्या रिस्क को प्रायोरिटी किया जाता है? नहीं। टू एलोकेट रिसोर्स इफिशिएंटली, मतलब कि जो रिस्क को इसलिए प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब मीडियम, हाई, लो, जो भी, ठीक है, उसमें जो रिसोर्सेस है उसको इफेक्टिवली लगाया जाए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हमारा आंसर होगा टू एलोकेट रिसोर्सेस इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट थ्रू आउट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हीरा को हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट को क्यों रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाती है? रिव्यू करने का उद्देश्य क्या होता है? हीरा को रिव्यू करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा देना। क्या हीरा को इसलिए रिव्यू किया जाता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाए? नहीं। टू मिनिमाइज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हीरा को बार बार रिव्यू करते हैं, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बायोलॉजिकल हैजार्ड का, जैविक खतरा का एग्जांपल क्या है? ठीक है, एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब ज्यादा तापमान के चपेट में आना, ज्यादा टेम्परेचर के चपेट में आना, क्या केमिकल हैजार्ड है? नहीं। इनहेलेशन ऑफ मोल्ड स्पोर्स, मोल्ड स्पोर्स का इनहेलेशन करना, श्वसन तंत्र से लेना, ये हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड में आएगा। इनएडिक्वेट लाइटिंग बायोलॉजिकल हैजार्ड में नहीं आएगा। यूज ऑफ हेवी मशीनरी, ये भी हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड में नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा इनहेलेशन ऑफ मोल्ड स्पोर्स। ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल हैजार्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केमिकल हैजार्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन क्या केमिकल हैजार्ड है? बिल्कुल नहीं। स्लिपरी सरफेस क्या केमिकल हैजार्ड है? बिल्कुल नहीं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या केमिकल हैजार्ड है? नहीं। एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के चपेट में आना, ठीक है, इनहेलेशन करना, ठीक है, वो केमिकल हैजार्ड में आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल हैजार्ड? ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मैकेनिकल हैजार्ड निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मतलब मैकेनिकल हैजार्ड का कौन सा उदाहरण है? एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक केमिकल? बिल्कुल नहीं, ये केमिकल में आ जाएगा। यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट, मतलब गलत औजार का इस्तेमाल करना, खराब औजार का इस्तेमाल करना, ये हमारे मैकेनिकल हैजार्ड में आएगा। इनएडुकेट लाइटिंग, इनएडुकेट ट्रेनिंग, ये हमारे मैकेनिकल हैजार्ड में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हाउ डज कंडक्टिंग हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस? मतलब सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में हीरा क्या योगदान करता है? हीरा क्या योगदान करता है? ठीक है, टू इंक्रीज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के प्रभाव को क्या बढ़ा देता है? बिल्कुल नहीं। टू मिनिमाइज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में हीरा को इसीलिए ऐड किया जाता है कि ताकि क्या हो सके, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेसिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेसिंग रिस्क इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज? ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में रिस्क को एक्सेस करना क्या क्या उद्देश्य होता है?
किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो हम रिस्क को एक्सेस करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू एलिमिनेट हैजार्ड, ताकि क्या किया जा सके? खतरे को हटाया जा सके, सभी खतरे को हटाया जा सके? बिल्कुल नहीं। टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी मेजर, मतलब सेफ्टी मेजर को प्रायोरिटी दिया जाए। जैसे कहने का मतलब है कि लो टाइप है तो वहां पे कम रिसोर्सेज लगेंगे, मीडियम टाइप रिक्स है वहां पे थोड़ा सा और मीडियम टाइप आपके रिसोर्सेज लगेंगे, जहां पे हाई रिक्स होगा वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो उस टाइप के लगने चाहिए। उसके बाद आते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्टिविटीज आर टाइपिकल डिपेक्टेड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम। ठीक है, मतलब कि जो फ्लो डायग्राम होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से क्या रिलेशन होता है? मतलब फ्लो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से किस प्रकार का रिलेशन होता है? तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, क्या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होता है सेफ्टी का और एक्टिविटी का और डायग्राम का? बिल्कुल नहीं। पर्सनल क्वालिफिकेशन? नहीं। लॉजिकल डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अथॉरिटी, ठीक है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल for granting registration license under the building and other construction worker BOCW Act। मतलब कौन सा गवर्नमेंट, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कौन सा अथॉरिटी जिम्मेदार होता है, किस चीज का जिम्मेदार होता है? ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, मतलब कि लाइसेंस देने का या रजिस्ट्रेशन देने का किसके अधीन? BOCW एक्ट के अधीन। ठीक है, तो अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? BOCW का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ग्रांट करेगा? बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो आप जानते हैं, तो एग्रीकल्चर का BOCW एक्ट का लाइसेंस ग्रांट करेगा? नहीं। लेबर डिपार्टमेंट एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा BOCW एक्ट को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को ग्रांट किया जाता है, ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, which section of method statement typical outline the sequence of construction activity, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में के मेथड स्टेटमेंट में आउटलाइन का क्या सीक्वेंस है? ठीक है, मतलब कि जो आउटलाइन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है? तो स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, काम के हिसाब से, क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी के हिसाब से, वर्क मैथोलॉजी के हिसाब से जो हमारा क्या होता है कि आउटलाइन द सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम एड इन अ रिसोर्सेज एलोकेशन? हाउ डज मतलब कैसे करता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में फ्लो डायग्राम, ठीक है, फ्लो डायग्राम, ठीक है, वो रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे करता है? बाय प्रायोरिटाइजिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे होता है? बिल्कुल नहीं। टू स्पेसिफाई पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल पे होता है? नहीं। टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज, तो इस पे हमारा क्या होगा, ये पहचान करके जो हमारा क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज है वो फ्लो डायग्राम में रिसोर्सेज एलोकेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ डज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर को फ्लो डायग्राम जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कैसे मदद करता है? ठीक है, टू डिटरमाइन पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स को सुनिश्चित करके मदद करता है फ्लो डायग्राम? बिल्कुल नहीं। टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर को पहचान करके मदद करता है फ्लो डायग्राम? बिल्कुल नहीं। टू ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उस प्रकार से फ्लो डायग्राम जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हाउ डज कंडक्टिंग हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट बेनिफिट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे हीरा का
क्या फायदा होता है, हीरा का संचालन करने का क्या फायदा होता है। तो हीरा को संचालन किस लिए किया जाता है, ताकि क्या हो सके कि एक्सीडेंट इंसिडेंट को कम किया जा सके, इंजुरी को कम किया जा सके, हैजार्ड को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के संभावना को बढ़ाने के लिए हीरा का संचालन किया जाता है, बिल्कुल नहीं। बाय रिड्यूसिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के लिए हीरा को कंडक्ट किया जाता है, बिल्कुल नहीं। बाय मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट डिलेज, प्रोजेक्ट को के डिलेज को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाय इग्नोरिंग सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी रेगुलेशन को इग्नोर करने के लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा टू मिनिमाइज प्रोजेक्ट डिलेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाउ डज इफेक्टिव हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इंपैक्ट वर्कर मोरल इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हीरा का हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट का वर्कर के मोरल पे क्या प्रभाव करता है। ठीक है, हीरा संचालन करने का कैसे प्रभाव पड़ता है वर्कर के मोरल पे। तो बाय इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, जब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट का संचालन होगा इफेक्टिव तरीके से, तो वर्कर का जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्कर का जॉब मोरल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हाउ डज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट कंट्रीब्यूट लीगल कंप्लायंस इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हीरा का लीगल कंप्लायंसेस में क्या योगदान होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हीरा का लीगल कंप्लायंसेस में क्या योगदान होता है या कैसे योगदान करता है। ठीक है, अब देखेंगे इंक्रीज पोटेंशियल एक्सीडेंट, क्या एक्सीडेंट जो संभावित एक्सीडेंट है वो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। बाय मिनिमाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, मतलब कि लीगल कंप्लायंसेस में इसलिए मदद करता है हीरा, ताकि क्या हो जाता है कि हीरा को कंडक्ट करने से जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फ्लो डायग्राम व्हाट टाइपिकली रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मतलब कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के फ्लो डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लो डायग्राम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट में प्रोजेक्ट में, उसका क्या मतलब होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्लीशन माइलस्टोन, बिल्कुल नहीं। मटेरियल प्रोसीजर नहीं। प्रोजेक्ट किक ऑफ, प्रोजेक्ट किक ऑफ के बारे में बताता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्शन ऑफ मेथड स्टेटमेंट। मतलब मेथड स्टेटमेंट के हेल्थ एंड सेफ्टी जो सेक्शन होते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमरजेंसी प्रोसीजर। तो इमरजेंसी प्रोसीजर का पर्पस क्या होता है, इमरजेंसी प्रोसीजर का उद्देश्य क्या होता है। टू आउटलाइन पेमेंट टर्म्स, क्या पेमेंट टर्म्स को पूरा करना पर्पस होता है इमरजेंसी प्रोसीजर का, नहीं। टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का पहचान करना मेन पर्पस होता है, बिल्कुल नहीं। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब ये सुनिश्चित करना होता है व्यक्तिगत रूप से वर्कर के सेफ्टी का, पब्लिक के सेफ्टी का, विजिटर के सेफ्टी का इंश्योर करना होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द consequence of operating without registration license under the Building and Other Construction Worker Act। मतलब बिना BOCW एक्ट के लाइसेंस के बिना हम कोई ऑपरेटिंग करे, संचालन करे किसी भी चीज का, तो क्या परिणाम होगा। तो प्रोजेक्ट इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं। लीगल पेनाल्टीज एंड फाइन्स लगते हैं। हम बिना BOCW एक्ट के लाइसेंस, मतलब BOCW एक्ट के जो लाइसेंस होता है उसके बिना हम कोई भी ऑपरेशन करे, बिना लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के कोई भी काम करे, तो हमारे लीगल पेनाल्टीज और फाइन्स लगते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू एरो और कनेक्टिंग लाइंस बिटवीन एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट होता है उसमें एरो मार्किंग जो होता है या कनेक्टिंग जो लाइंस होता है उसका मतलब क्या होता है, वो किस लिए होता है, वो क्या करता है। तो मटेरियल कॉस्ट के लिए एरो लाइन का इस्तेमाल किया जाता है या कनेक्टिंग लाइन का नहीं, डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस का किया जाता है, डिपेंडेंसी और सीक्वेंसी के लिए किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी के लिए भी नहीं। ठीक है। What document is typically required to obtain a registration license under the Building and Other Construction Workers Act, BOCW Act। ठीक है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जब हम BOCW एक्ट का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेते हैं। प्रूफ ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, क्या प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रूफ होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। प्रूफ ऑफ पेमेंट वर्कर के पेमेंट का क्या प्रूफ लगता है? तो हाँ बिल्कुल लगता है। ठीक है। उसके बाद दोनों ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूजुअल प्रोवाइडेड इन इन्वायरमेंटल कंसीडरेशन सेक्शन इन मेथड स्टेटमेंट। मतलब मेथड स्टेटमेंट के इन्वायरमेंटल कंसीडरेशन सेक्शन में किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है? तो डिटेल्स ऑफ लोकल वाइल्ड लाइफ, क्या वाइल्ड लाइफ के डिटेल्स के बारे में बताया जाता है? बिल्कुल नहीं। मेजर ऑफ मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन के मेजर करने और मिनिमाइज करने के बारे में बताया जाता है? तो हाँ बिल्कुल बताया जाता है। प्रोजेक्ट बजट ब्रेकडाउन, क्या प्रोजेक्ट के बजट के ब्रेकडाउन के बारे में बताया जाता है? नहीं। सोशल मीडिया इंगेजमेंट के बारे में बताया जाता है? नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स एंड क्रिएट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम। मतलब कि क्या फायदा होता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल करते हैं फ्लो डायग्राम के लिए? क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं फ्लो डायग्राम में? टू इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं। टू डिक्रीज प्रोजेक्ट टाइमलाइन को घटाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। टू इंप्रूव कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर, मतलब स्टेक होल्डर का जो कोलैबोरेशन हो वो इंप्रूव हो। ठीक है, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इन कंस्ट्रक्शन। मतलब हीरा का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड होता है, जो कि हमारा बी नंबर आंसर सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंडक्टिंग हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हीरा का संचालन करने का, हीरा का कंडक्ट करने का मेन लक्ष्य क्या होता है? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा देना क्या मेन लक्ष्य होता है? ये बार बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि हीरा का कंडक्ट करने का जो मेन लक्ष्य होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्कों को कम करना होता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम का मेन लक्ष्य क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करना, मतलब अंदाजा लगाना? बिल्कुल नहीं। टू एलोकेट ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को एलोकेट करना? बिल्कुल नहीं। टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन टास्क के सीक्वेंस को विजुअलाइज करना, ठीक है, ये हमारे फ्लो डायग्राम का काम होता है।
ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट्स। बीओसीडब्ल्यू एक्ट लेने का, ऑब्टेन करने का, बीओसीडब्ल्यू एक्ट ऑब्टेन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, टू इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ाने का लक्ष्य होता है? बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी नियम और कानून को अवॉइड किया जाए, क्या ये लक्ष्य होता है? बिल्कुल नहीं। टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी कानूनी जरूरत है उस चीज का पालन हो, इसके लिए हम बीओसीडब्ल्यू एक्ट का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो हमारा हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं, किसके दौरान? रिस्क असेसमेंट के दौरान जो हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं उसको डॉक्यूमेंटिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा देना? बिल्कुल नहीं। इग्नोर सेफ्टी प्रोटोकॉल, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल के सेफ्टी नियम कानून को इग्नोर करना लक्ष्य होता है? बिल्कुल नहीं। टू कम्युनिकेट रिस्क टू स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंटिंग इसीलिए करते हैं कि जो स्टेक होल्डर हो उससे रिस्क के बारे में कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग रेफरेंस एंड अटैचमेंट इन मेथड स्टेटमेंट। ठीक है, मेथड स्टेटमेंट में रेफरेंस एंड अटैचमेंट का मुख्य जो शामिल किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब मेथड स्टेटमेंट के में जो रेफरेंस एंड अटैचमेंट को शामिल किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोवाइड लीगल डिस्क्लेमर, मतलब लीगल डिस्क्लेमर्स के लिए हम रेफरेंस एंड अटैचमेंट को शामिल करते हैं? नहीं। ठीक है, टू ऑफर एडिशनल रिसोर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि एडिशनल रिसोर्स मिल सके इसके लिए हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, विच डॉक्यूमेंट इज ऑफ्टेन यूज्ड इन कंजंक्शन विथ ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम टू मैनेज एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन मैनेज करने के लिए जो हम फ्लो डायग्राम यूज करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, ठीक है, वो किस डॉक्यूमेंट में होता है? ठीक है, तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉग में नहीं होता है, सेफ्टी डाटा शीट में नहीं, गैंट चार्ट जो होता है उसमें हमारा फ्लो डायग्राम के गैंट चार्ट में हमारा एग्जीक्यूशन मैनेज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, which factor is not typical considered when assessing the severity of the risk in construction activity। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ठीक है, जो हम रिस्क को एक्सेस करते हैं और सेवरिटी को एक्सेस करते हैं, उसमें कौन सा चीज कंसीडर नहीं किया जाता है, किस बात पे विचार नहीं किया जाता है? तो लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस, ये एकदम विचार किया जाता है। पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ हेल्थ एंड रिस्क, मतलब रिस्क का क्या प्रभाव पड़ता है हेल्थ एंड सेफ्टी पे, ये भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे है नॉट टाइपिकल कंसीडर, तो नॉट टाइपिकल में प्रोजेक्ट बजट को कंसीडर नहीं किया जाता है। प्रोजेक्ट का बजट क्या है, कितना है, इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ऑफ्टेन इंक्लूड इन ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो डायग्राम, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट ठीक है शामिल किया जाता है या पाया जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के फ्लो डायग्राम में। ठीक है, तो ये पहले भी क्वेश्चन एक बार हो चुका है। प्रोजेक्ट बजट ब्रेकडाउन के लिए नहीं होता है, टाइमलाइन ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के सीक्वेंस के लिए फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल हैजार्ड इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कौन सा एग्जांपल है फिजिकल हैजार्ड का, निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जांपल है फिजिकल हैजार्ड का? तो इनएडुकेट राइटिंग नहीं,
एक्सेसिव नॉइस नहीं, एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक केमिकल नहीं, स्लिपरी सरफेस क्या है, एग्जाम्पल है फिजिकल हैजार्ड का। ठीक है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जो कि सीएसएम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर 1 का लगभग क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मदद करे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।